वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। इससे पहली वीडियो में हमने सजीवों के लक्षणों में दो लक्षणों को पढ़ लिया था, ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। आज के इस वीडियो में हम सजीवों के बाकी लक्षण, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन और चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो हमें लक्षण पढ़ना है इसमें वो है तीसरा लक्षण, जिसे हम बोलते हैं उपापचय या उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उपापचय या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? किसी भी सेल के अंदर या किसी भी जीव की शरीर के अंदर होने वाली वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें या तो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहा हो या छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है। यानी कि ऑल द रिएक्शन taking place inside the body of cell in which either larger molecules are broken down into smaller one or smaller molecules form larger one। यानी कि शरीर में या सेल में होने वाली वे समस्त अभिक्रियाएं जिसमें दो चीजें हो रही हों, या तो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहा हो या छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। उन सभी रिएक्शंस को सामूहिक रूप से कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रियाएं या उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। और किसी भी जीव में मेटाबॉलिज्म से ही ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म से ही उसकी बॉडी बरकरार रहती है। और उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब अपचयी और ये उपचयी। ये उपचय और अपचयी, उपचयी रिएक्शन या अपचयी रिएक्शन। अब जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटता है तो वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती है? कैटाबॉलिज्म। जैसे रेस्पायरेशन मतलब श्वसन। श्वसन की रिएक्शन क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहां पर एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। और ये एक कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से डाइजेशन में होने वाली सभी रिएक्शन, जल की उपस्थिति में उनका जल अपघटन होता है, वो सभी क्या कहलाती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। लेकिन एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं। दूसरा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस 12H2O लाइट, क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। छोटे मॉलिक्यूल्स ने बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म कहलाएगा। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म जरूर होता है। सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से लेकर हायर स्तनधारियों तक, मनुष्य तक, सभी ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग्स का, यानी कि सजीवों का वो लक्षण है जो उन सजीवों को परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइनिंग फीचर है। और जीवों के बाहर
अब जो इनविट्रो बोलते हैं, जीवों के बाहर, जीवों के शरीर के बाहर, अगर यही मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है, रिएक्शन कौन सी है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं अगर वो टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है, तो वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो ना तो वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो ना तो ये लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर पात्र में इन विट्रो जो रिएक्शन होती है वो जैविक नहीं होती है, लेकिन ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। यानी कि जो रिएक्शन इन विट्रो हो रही है, इन विट्रो मतलब लिविंग सिस्टम के बाहर, पात्रे बोलते हैं इनको, पात्रे में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कैसी है? लिविंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवित रिएक्शंस है, यानी कि वो जीवित रिएक्शन है, ये क्रियाएं हैं। यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, तो वो लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग है। लेकिन अगर वही रिएक्शन बॉडी के बाहर परख नली में कराई जा रही है, ना तो वो जैव है, लिविंग है, ना ही वो नॉन लिविंग है। लेकिन जो इन विट्रो रिएक्शंस कराई जा रही हैं वो जैविक रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये फिर भी निश्चित ही जीवित रिएक्शंस है, क्योंकि ये जीवित रिएक्शंस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज होती है। क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसके अंदर वही रिएक्शन हो रही है जो अब पात्रे में हो रही है। जो पात्रे में रिएक्शन हो रही है, तो वो बेशक लिविंग नहीं है, लेकिन वो वास्तव में जीवित रिएक्शन है, क्योंकि वो जीवित रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन जब ये हो रही है, वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, लेकिन वो रिएक्शंस लिविंग है, यानी कि वो जीवित रिएक्शन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के जीवित के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, सजीव की जो बॉडी है, वो एक अथवा एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती, कोशिकाओं से मिली बनी होती है। अर्थात सेल से नीचे की कोई भी संरचना लिविंग नहीं हो सकती है। अर्थात अगर कोई संरचना सेल से नीचे की है, सेल से कम लेवल की है, तो वो कभी भी रिएक्शन होती है। अर्थात जीवन के लिए जो कम से कम संरचना चाहिए वो सेल होती है। और कई अनेक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्रोटिस्ट है, मोनारेंस है, ये सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अधिकांश ऑर्गेनिज्म इसमें सिंगल सेल्ड रखे गए हैं। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से पहली बार जीवन बना था जब, तो जीवन के लिए कम से कम एक सिंगल सेल होनी जरूरी है। सिंगल सेल या सेल से नीचे का, सेल से कम का कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर जीवन नहीं हो सकती। अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि सेल से कम लेवल पर कोई भी जीवन नहीं हो सकता। जीवन की स्टार्टिंग सबसे पहले सेल से हुई और सेल आगे जाकर उन्होंने विकसित होकर नए नए प्रकार के जीव बनाए। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी और जो बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी सेल जरूर उपस्थित होती है। अर्थात उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ट्रिलियंस के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से सेल्स होती हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ सेल्स होती हैं और कुछ तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत कोशिकीय एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, चाहे वो एक सेल से बनी हो, चाहे वो बहुत सारी सेल से। निर्जीवों में तो सजीवों में
सेल्स प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, और निर्जीवों में सेल्स अनुपस्थित होती हैं। अब इसका मतलब संजीवों में प्रेजेंट है, निर्जीवों में नहीं होती, तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? हाँ, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? हमने डिफाइनिंग फीचर पहले सब क्या पढ़ा कि एक ऐसा लक्षण जो सजीवों में निर्विवाद रूप से हो, विदाउट एक्सेप्शन हो, बिना किसी अपवाद के सजीवों में पाए, तो ये रहा सजीवों में पाया जा रहा है, सजीवों में उपस्थित है, और नॉन लिविंग में ना हो, निर्जीवों में ना हो, तो इसका मतलब कोशिकीय संगठन, सभी सेल्स जो होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में सेल्स होती हैं, सेल्स से बनी होती है बॉडी, और निर्जीवों में सेल्स नहीं होती। इसका मतलब क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर जो परिभाषित करने वाला लक्षण है, हमने उसे क्या कहा था कि वो सजीवों में तो हो और निर्जीवों में ना हो। तो सेल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी चाहे वो एक ही सेल से बनी हो, सेल्स जरूर होगी, चाहे बहुत सारी सेल्स हो चाहे एक सेल हो। किसी भी निर्जीव में, पत्थर में कोई सेल नहीं, माउंटेन में कोई सेल नहीं, मेज में कोई सेल नहीं, पहले थी वो खत्म हो गई, लेकिन फिलहाल सेल नहीं है। तो जो पत्थर है, माउंटेन है, रिवर्स है, इनमें कोई क्या सेल नहीं। तो नॉन लिविंग में सेल नहीं होती, लिविंग में सेल होती। इसका मतलब क्या है कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। और कोई भी ऑर्गेनिज्म सजीव जगत में ऐसा नहीं हो सकता जिसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी न हो। 3 एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं जिनके अंदर बॉडी सेल से मिलकर नहीं बनी होती। पहला है विषाणु, जिन्हें वायरस बोलते हैं। दूसरा है विरियोइड्स, जो वायरस हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की करेक्टिंग लिविंग बोलते हैं, वायराइड। और तीसरा है प्रियॉन्स। अब याद कैसे रखेंगे हम इसको? देखो, प्रियॉन्स संक्रामक कण होते हैं जो विभिन्न जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन वर्ड से पता चल रहा है कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि इनमें डीएनए आरएनए नहीं होते हैं। अधिकांश ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेन पार्ट होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो वायरस में, अब वायरस में ये क्या बने होते हैं? ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन के या आरएनए प्लस प्रोटीन के। और इनमें सजीवों और निर्जीवों दोनों के बीच के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए इनको संयोजी कड़ी बोलते हैं। संयोजी कड़ी किसके बीच में? सजीव तथा निर्जीव के, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजी कड़ी बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि संयोजी कड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सजीवों के लक्षण क्या हैं। और विरियोइड्स जो होते हैं केवल आरएनए के बने हैं, अर्थात इसमें से प्रोटीन खत्म हो गई, आरएनए के बने होते हैं। तो विषाणु में आरएनए प्रोटीन या डीएनए प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होते हैं, इसमें केवल आरएनए होता है, इसमें केवल प्रोटीन होता है, पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन। अब इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं, संयोजी कड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के बाहर यानी कि सेल के बाहर ये अक्रिय होता है, नॉन लिविंग होता है, निर्जीवों की भांति काम करता है, अर्थात इनमें जनन नहीं होता, इसमें वृद्धि नहीं होती, बाहर ये उत्परिवर्तन बाहर शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ये सेल के अंदर आता है तो ये लिविंग्स के कैरेक्टर शो करने लगता है। क्या? इसमें जनन होने लगता है, इसके अंदर उत्परिवर्तन हो सकता है, इसके अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसका जो
जेनेटिक मटेरियल है वो रोग उत्पन्न करता है। तो इस कारण से इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो लिविंग की तरह होते हैं, सजीवों की तरह होते हैं, और कुछ लक्षण होते हैं जो निर्जीवों की तरह होते हैं। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में। अब जो लास्ट है इसमें करेक्टर हमें पढ़ना है वो है चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, और इसके बाद हम जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जो इसमें लास्ट हेडिंग है 5th वो है चेतना। कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना, कॉन्शियसनेस किसी भी सजीव की सबसे स्पष्ट लेकिन पेचीदा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड गुण है, लक्षण है। यानी कि दो बातें हमें समझ में आई कि एक तो ये सबसे स्पष्ट गुण है, परंतु है कैसा? पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड है। स्पष्ट गुण है जो सभी में दिखाई देगा, लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक, एक बैक्टीरिया से लेकर मैमल्स तक, मैमल्स में भी ह्यूमंस तक, सभी में चेतना दिखाई देती है। इसका मतलब अगर ये चेतना दिखाई देती है तो ये डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है। अब लेकिन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड लक्षण है, लेकिन है क्या? इसको हमें समझ, चेतने का मतलब क्या है? 2-3 चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जीव का वह गुण जो उद्दीपन, जिसके कारण यानी कि वह क्षमता जिसके कारण वो बाहरी अथवा आंतरिक उद्दीपनों यानी कि स्टिमुलाई को ग्रहण कर सकता है और उसके प्रति रेस्पॉन्स कर सकता है, अनुक्रिया कर सकता है, क्या कहलाता है? चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस कहलाती है। स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स से मतलब क्या है, दोनों चीज समझते हैं पहले। स्टिमुलाई प्लूरल है और स्टिमुलस एक वचन है और ये बहुवचन है। और हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या कहना? कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन, यानी कि एनी चेंज, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है चाहे बॉडी के बाहर हो रहा है, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। अकेले स्टिमुलस बोलते हैं, बहुवचन स्टिमुलाई होता है। अब जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, किसी मनुष्य की बॉडी में कोई शार्प चीज़, सुई या कोई भी निडल चुभा दी जाती है, तो यहाँ पर माना चुभाई, तो चुभाते आदमी अपना हाथ झटके से हटाता है। किसकी, उसके आंखों के सामने अचानक तीव्र प्रकाश आता तो अब झटके से अपनी आंखों को बंद करता है, या कोई और घटना होती है तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करता। अब जो एक घटनाएं घटी तो अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में किसी ने सुई चुभाई, तो ये नॉर्मली तो नहीं हो रहा, तो ये एक चेंज है, परिवर्तन है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो अब यहां पर मैं चुपचाप खड़ा हूं, लेकिन अब किसी ने अचानक यहां पर हाथ हटाया, लगाया, कोई शार्प चीज लगाई, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले नहीं हुआ था, अब परिवर्तन है, पहले से एक चेंज है। तो चेंज होते ही मैंने जो काम किया, अपना हाथ हटाया, आंखें बंद हुई, या कोई भी घटना घटी, या स्वादिष्ट फूड देखकर सलाइवा बाहर निकली, लार बाहर आने लगी, ये घटना चेंज। अब नॉर्मली तो यहाँ फूड नहीं रखा, लेकिन अचानक यहाँ फूड आकर रखा गया, तो वो चेंज है। कोई भी चेंज स्टिमुलस, उद्दीपन कहलाता है, और उसके प्रति यानी कि उद्दीपन के प्रति जो कार्य होता है हम उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया। इसका मतलब अब किसी ने सुई चुभोई, वो क्या हो गया? स्टिमुलस, और किसी ने हाथ हटाया, वो क्या हो गया? रेस्पॉन्स हो गया। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वह क्षमता जिससे वो उद्दीपनों को ग्रहण कर सकता है और उसके प्रति अनुक्रिया कर सकता है, यानी कि सजीवों के आंतरिक और बाह्य उद्दीपनों में जो भौतिक भी हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल, केमिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल, कोई भी हो सकता है,
कोई भी उद्दीपनों को ग्रहण करने और उसके प्रति यथोचित, यानी यथोचित का मतलब उससे जो उसके लिए सही है, यथोचित रेस्पॉन्स करना, अनुक्रिया करना या प्रदर्शित करने की जो क्षमता होती है, हम इसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें 2-3 चीजें समझ में आई। क्या? कि उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा उनके प्रति यथोचित अनुक्रिया करने की क्षमता। 2 लाइन में हमें समझ में आ गई क्या कहलाती है? चेतना यानी कॉन्शियसनेस का मतलब कि किसी भी जीव की वह क्षमता तो है ही, जिसमें अब याद क्या करना है, जिसके कारण या जिसमें वह उद्दीपनों को ग्रहण कर सकता है या ग्रहण करता है और उसके प्रति यथोचित यानी कि जो उसके लिए उचित है, यथोचित अनुक्रिया करता है। और अनुक्रिया करने की जो एक क्षमता है यानी कि उद्दीपन ग्रहण करने और उसके प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता। बस एक लाइन ये याद रखनी है, डेफिनेशन अपने आप हो जाएगी। क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। तो यानी किसी भी जीव की वह क्षमता जिसके कारण वह उद्दीपनों को ग्रहण करता है और उसके प्रति यथोचित रेस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस कहलाती है। या दूसरा एग्जाम्पल या दूसरी हम जो डेफिनेशन समझ सकते हैं कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के को सेंस करने की या समझने की जो क्षमता है। तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है जीव के चारों ओर उपस्थित भाग, जिसमें कोई जीव रहता है, हम उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो पर्यावरण को सेंस मतलब समझना, सेंस करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो पर्यावरण को समझने की क्षमता होती है, सेंस करने की क्षमता होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना बोलते हैं। और एक लाइन में फिर वही कि उद्दीपनों को ग्रहण कर उनके प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस। एक लाइन में समझने के लिए यही सबसे आसान डेफिनेशन है कि उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा उनके प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना कहलाती है। अब ये गुण किसका है? प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि जीव द्रव्य का। यानी कौन शो करता है? जीव द्रव्य शो करता है। लक्षण है किसका? जीव द्रव्य का। यानी कि जो कॉन्शियसनेस हो रही है वो किसके कारण हो रही है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के कारण हो रही है। किसी भी जीव में जो ये कॉन्शियसनेस होती है वो सेल्स के द्वारा हो रही है। हम सेंस ऑर्गन से अपने आसपास के वातावरण को सेंस करते हैं, संवेदी अंगों को यूज करते हैं। संवेदी अंग किससे मिलकर बने? सेल से बने। और सेल्स के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म ही वो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है, यानी कि वो चीज है जो हमें कॉन्शियसनेस कराती है, जिसके कारण हमें कॉन्शियसनेस चेतना होती है। इसके बाद चेतना सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो या अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कोई भी लोएस्ट से लोएस्ट ऑर्गेनिज्म हो और हाईएस्ट से हाईएस्ट ह्यूमन हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति अनुक्रिया करता है, उद्दीपनों को ग्रहण करता है, उसके प्रति अनुक्रिया करता है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कॉन्शियसनेस सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का परिभाषित करने वाला लक्षण है। अब कॉन्शियसनेस में जीव पर्यावरण के प्रति अवेयर होते हैं, पर्यावरण में क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है घटना, उसके प्रति वो अनुक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म एक मॉडरेटली टेम्परेचर में रहता है, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर में, मध्यम टेम्परेचर में रहता है,
और वो ऐसे पानी में चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम ले कि जो बहुत ज़्यादा तापमान वाला पानी है, तो वो उसके प्रति अनुक्रिया करके वापस चलेगा वहाँ से, उससे ऐसे स्थान पर चलेगा जहाँ पर पानी इतना गर्म ना हो, या बहुत ठंडा हो जाएगा उससे भी अलग हटेगा। सनलाइट नहीं है तो सनलाइट की तरफ को चलेगा। युग्लिना है, वही प्रोसेस करता है कि युग्लिना को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो क्या सनलाइट की तरफ को चलेगा। बहुत ज़्यादा तेज होगी तो वापस चलेगा। तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करता है, उसके प्रति अवेयर होता है, उसके प्रति समझता है कि उसमें वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड हमें समझ में आना था, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी कि स्व चेतना। केवल कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, केवल मनुष्य में पाई जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। केवल स्व चेतना का मतलब क्या है कि स्व चेतना का मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं अपने लिए अवेयर होते हैं, अपनी बॉडी के लिए अवेयर होते हैं, अपने संबंधों के लिए अवेयर होते हैं, हम अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अवेयर होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, सोचना समझना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यानी कि अपने लिए चेतना, अपने लिए अवेयर होना, अपने आप को सेंस करना, सोचना समझना, आत्मा तक की बात सोचना, आसपास के समाज के लिए सोचना, ये सब जो अवेयरनेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलती है। तो अगर कोई ऑप्शन में ये आए कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जीवों का विशिष्ट लक्षण है, हाँ है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी जीवों का लक्षण नहीं है, केवल किसका है, मनुष्य का। तो अगर वो मनुष्य के लिए पूछे कि द इंपोर्टेंट कैरेक्टर यानी कि जो सबसे प्रमुख गुण है मनुष्य का, वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आंसर ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि किसी जीवों का, पर्टिकुलर जीव किसी का नाम नहीं लिखा हुआ या किसी मनुष्य के अलावा किसी और जीव के लिए पूछ रहा है, तो वहां पर जो आंसर है वो है कॉन्शियसनेस, ना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। और मनुष्य के लिए अगर वो बात करता है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब दोनों में छोटा सा अंतर क्या समझो, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में, कि कॉन्शियसनेस में जीव पर्यावरण के प्रति अवेयर रहता है, पर्यावरण को सेंस करता है, उसको समझता है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस में जीव पर्यावरण के साथ साथ स्वयं के प्रति भी अवेयर होता है। केवल यही लाइन समझनी है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में और कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस में जीव जो होता है वो जीव पर्यावरण के प्रति अवेयर होता है, और यहां सेल्फ कॉन्शियसनेस में जीव पर्यावरण के साथ साथ स्वयं के लिए भी अवेयर होता है, समझता है। तो केवल पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस, सभी जीवों में होती है। उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सभी जीव, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, मनुष्य। तो अगर वो कहे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका लक्षण है, मनुष्य का, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है किसका, मनुष्य का। सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी जीवों का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कॉन्शियसनेस सभी का फीचर है, इसका भी है, मनुष्य का भी। तो कॉन्शियसनेस बिना अपवाद के सभी जीवों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, परिभाषित करने वाला लक्षण है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना, केवल मनुष्य का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, सभी जीवों का नहीं है। अब इसके साथ साथ जो रोगी कोमा की अवस्था में है, यानी कि कोमा पेशेंट जो है, कोमा में जो रोगी है और वो ब्रेन डेड कहलाता है, और ये जो कोमा का जो रोगी है वो किस पे टिका हुआ है, वेंटिलेटर्स पे टिका हुआ है, हार्ट लंग मशीन पे टिका हुआ है। तो वो वेंटिलेटर पर टिका हुआ है, यानी कि
हार्ट लंग मशीन पर टिका हुआ है, उसके सहारे वो अब जीवित है। उसका जो ब्रेन है उसको ब्रेन डेड मानते हैं। और अगर कोमा का जो रोगी है वो स्वस्थ न हो, अगर वो ऐसा हो कि वो स्वस्थ नहीं होगा, तो अब उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। यानी कि एक ऐसा रोगी जो इस अवस्था से कभी बाहर नहीं आएगा, अर्थात वो कभी ठीक नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उसे हम संजीव माने या निर्जीव माने, ये तो प्रश्न अनुत्तर है, यानी कि इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला हुआ है। लेकिन वो ब्रेन डेड होता है, हार्ट लंग मशीन पर टिका हुआ होता है, और ऐसी अवस्था में जो वो कभी भी सामान्य अवस्था में नहीं आ सकता, तो वो उसे हम संजीव मानेंगे या निर्जीव मानेंगे, इसका उत्तर अभी भी दिया नहीं जा सका है। अर्थात अभी हमें ये नहीं पता कि हम उसे निर्जीव कहें या उसे सजीव कहें, क्योंकि अब वो ब्रेन डेड है, हार्ट लंग मशीन पर है, और वो कभी ठीक नहीं हो रहा है। अगर तो वो पहले सजीव था, और जब तक उसकी बॉडी में कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत भी है तो वो लिविंग की तरह काम कर रहा है। लेकिन चूंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अपने बारे में अवेयर नहीं है, इसीलिए अब उसे हम निर्जीव माने या संजीव माने, ये प्रश्न अभी उत्तर दिया नहीं जा सकता इसका। अब इसके बाद सजीवों की परिभाषा। सजीवों की परिभाषा इंग्लिश में समझने के लिए एक ट्रिक है, राइसिस, RISES, राइसिस। तो इसको हम याद अगर कर लेंगे तो हम इसे हिंदी में भी आसानी से याद कर पाएंगे। राइसिस की जो डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है? रेगुलेटिंग, R फॉर रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम ऑफ सेल्फ, S फॉर सिस्टम ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि जनन द्विगुणन करा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग S हो गया। इवॉल्विंग, E फॉर इवॉल्विंग, यानी कि उसमें जैव विकास होता है, E फॉर इवॉल्विंग हो गया। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। तो रेगुलेटिंग का मतलब, अब इसको हम समझें कैसे? जीव की परिभाषा क्या है? स्व प्रतिकृति, स्व प्रतिकृति, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया ये। स्व प्रकृति, तो जीव की परिभाषा क्या हुई? जीव स्व प्रतिकृति, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, विकासशील, विकासशील, यानी कि क्या हो गया? इवॉल्विंग, इवोल्यूशन, विकास, और उसमें मतलब विकास हो सकता है। स्वयं नियमनकारी, स्व नियमनकारी, नियमन का मतलब रेगुलेशन, यानी कि ये हो गया रेगुलेटिंग। स्व नियमनकारी, पारस्परिक, पारस्परिक जो क्रियाशील तंत्र है, और ये पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जो उद्दीपनों के, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। तो जीव स्व प्रकृतिकृति, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, विकासशील यानी कि इवॉल्विंग, स्व नियमनकारी रेगुलेटरी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिज्म क्या है? Organism is a regulating interactive system of
सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, यानी कि जीव स्वयं प्रतिकृति, विकासशील, स्वयं नियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है या कर सकता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई किसकी, जीव की। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, RISES, राइसिस, यानी कि रेगुलेटिंग, I फॉर इंटरैक्टिव, S फॉर सिस्टम ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, E फॉर इवॉल्विंग रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, यानी कि एक ऐसा पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो स्वयं प्रकृति करता हो, विकासशील हो, स्वनियमनकारी हो और बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता हो। और इसमें इसकी सारे जो गुण हैं वो भी आ जाते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, चेतना आ गई। इवॉल्विंग कौन करता है, लिविंग सिस्टम करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि वृद्धि वाला पोर्शन आ गया इसके अंदर। इंटरैक्टिव का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म वाला फंक्शन, यानी कि सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसमें शॉर्ट में करके दिखा रखा होता है। इसकी अब ये जीव की नई डेफिनेशन है कि जीव स्वयं प्रतिकृति, जो स्वयं प्रतिकृति करने वाला, स्वयं प्रति करने वाला, विकासशील यानी कि इवॉल्विंग और स्वयं नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होता है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। और ट्रिक इसकी क्या हो गई, राइसिस रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।